दिल की बात दिल से। आज गुरु कृपा हॉस्पिटल के हेल्थ रिलेटेड एपिसोड के अंदर आप सभी श्रोताओं का और दर्शकों का मैं डॉक्टर महेंद्र बुढ़ानिया हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज दिल की बात करने के लिए हमारे साथ जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञ, जिसे कार्डियोलॉजिस्ट कहा जाता है, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, शेखावाटी के अंदर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी का नाम लिया जाए तो लोग इत्मीनान से अपने दिल के ऊपर हाथ रखते हैं। डॉक्टर जितेंद्र सोनी, गुरु कृपा के हेल्थ एपिसोड के अंदर आपका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम आपसे यह जानना चाहेंगे हमारे श्रोताओं के लिए, चूंकि कार्डियोलॉजी सेगमेंट के अंदर आप पिछले कई वर्षों से काम करते आ रहे हैं और लोगों ने आपकी सेवाओं का लोहा भी जम के माना है, तो डॉक्टर साहब हमें यह बताइए कि आपने डॉक्टर बनने के बाद इस फील्ड को क्यों चुना। कुछ लोग एमबीबीएस करने के बाद में, एमडी करने के बाद में ऑन्कोलॉजी में जाते हैं, कुछ लोग न्यूरोलॉजी के अंदर जाते हैं, विभिन्न ब्रांच हैं, पर आपने दिल की इस ब्रांच को कैसे चुना? क्या आपका दिल मजबूत है? क्या आप दिल के करीब हैं? क्या आपके मन के अंदर ऐसी भावनाएं हैं कि मैं लोगों के दिल का ख्याल रखूं? यह हम हमारे श्रोताओं के लिए जानना चाहते हैं। डॉक्टर सोनी प्लीज। नमस्कार। तो आज के इस प्लेटफॉर्म में मुझे आमंत्रित करने के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, हार्दिक आभार है। तो जैसा आप बोल रहे हैं कि कार्डियोलॉजी का एक अलग चार्म होता है। कार्डियोलॉजी का चार्म इन सेंस मेन मेडिकल फील्ड एक मेन जीवन देने के हिसाब से जाना जाता है कि ये मतलब लोगों की जान बचाने का काम है। तो मेडिकल फील्ड की सबसे सारी ब्रांच में एक कार्डियोलॉजी ऐसी ब्रांच है, उसमें आपका योगदान इतना अमूल्य रहता है कि वो एकदम लाइफ और डेथ के बीच का मरीज होता है। तो उसमें आपकी सर्विस है वो मैक्सिमम जान बचाने का काम कर सकती है। तो इसमें आपका आउटपुट बहुत मैटर करता है। इट इज सबसे ज़्यादा लाइफ सेविंग ब्रांच है। तो पहला तो यही कारण रहा। बहुत खूब डॉक्टर साहब। दूसरा कारण मैं एक और बता सकता हूँ, वो आपका एक जैसे आप बोल सकते हैं कुछ इमोशनल अटैचमेंट टाइप का भी है, क्योंकि डॉक्टर का एक जो निशान होता है वो अपना एक स्टेथोस्कोप होता है। तो स्टेथोस्कोप को यूज करना या तो जनरल मेडिसिन के लोग करते हैं, उसके बाद अगर आपको स्टेथोस्कोप का यूज करना है तो वो एक कार्डियोलॉजी की ब्रांच में ही सबसे ज़्यादा यूज होता है। तो ये दोनों ही कारण रहे जिससे कि मैं कार्डियोलॉजी ब्रांच से थोड़ा सा अट्रैक्ट हुआ और इसी में मेरा आना हुआ। बहुत खूब डॉक्टर साहब, क्योंकि आप दिल का ख्याल रखते हैं और आजकल ऐसा देखने में आया है, ख़ास तौर से कोविड-19 के बाद में, कि लोगों के अंदर हार्ट अटैक के केसेस बहुत बढ़ गए हैं, लोगों के अंदर इसकी समस्याएं बहुत बढ़ गई हैं। और ख़ास तौर से पिछले 2-3 साल के अंदर यह देखने में आया है कि युवाओं के अंदर हार्ट अटैक के काफ़ी केसेस आते हैं। तो डॉक्टर साहब, हम आपको दर्शकों के लिए यह पूछना चाहेंगे कि ये हार्ट अटैक के क्या कारण हैं? कोविड के बाद में इसके बढ़ने के क्या कोई विशेष कारण थे? लोगों ने कहा कि वैक्सीनेशन के बाद में हार्ट अटैक बढ़ गए, क्या ऐसा है? और युवाओं में हार्ट अटैक बढ़ने के पिछले कुछ वर्षों के अंदर जो भी केसेस बढ़े हैं, उसके क्या कारण हैं डॉक्टर साहब? देखिए, बेसिकली हार्ट अटैक एक कोई नई बीमारी नहीं है। हार्ट अटैक पहले से ही है, लेकिन पहले इतना डायग्नोसिस नहीं होता था। कुछ भी कोई लोग बोलते हैं कि मतलब कोई सोते सोते रह गया या जैसा भी है, मीन अनडायग्नोस्ड डेथ हो जाती थी। एक तो वो कारण है। और अभी जो हम जैसे देख सकते हैं कि पिछले 20 साल में आदमी का अपना लाइफस्टाइल, ईटिंग हैबिट्स सब में इतना चेंज आया है। हम इमेजिन कर सकते हैं कि 20 साल पहले का आदमी कितना फिजिकली एक्टिव रहता था, उसका खान पान का पैटर्न अलग होता था। अभी लास्ट 20 इयर्स में खान पान का पैटर्न और फिजिकल एक्टिविटी इतना कम हो गया है। खाने में आपका डाइटरी में इतना मतलब ऑयली फूड, फास्ट फूड, इसका इंक्लूजन बहुत ज़्यादा हो गया है। और लाइफस्टाइल में अब फिजिकल इनएक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। अब यू कहने को है कि
पहले कम से कम 5-10 किलोमीटर वॉक करना एक सिंपल बात होती थी, बट आज की लाइफ में आप 1 किलोमीटर चलना भी बड़ी बात मानी जाती है। पहले स्कूल के बच्चे जाते थे 3-4 किलोमीटर तक पैदल आना जाना एक रूटीन हुआ करता था, और आज के टाइम में बच्चा इस घर के दरवाजे से लेकर स्कूल के दरवाजे तक बस से जाता है, वापस आता है बस से आता है। फिजिकल एक्टिविटी खेलने के लिए उनके पास कोई टाइम नहीं है, और खाने पीने का पैटर्न चेंज हो गया है। तो ये सारी चीज़ों का इसमें रोल है कि अभी जो इवन नेक्स्ट जनरेशन के लिए अभी तो अलार्मिंग साइन है कि अभी जो डिजीजेज पहले जो अबो 60 हुआ करती थी, अभी वही डिजीज 40 की एज में आने लगी है, और नेक्स्ट जनरेशन में हो सकता है कि हमसे भी यंगर एज में वो अभी देख सकते हैं आजकल के बच्चों में ओबेसिटी कितना कॉमन है। वो ओबेसिटी आगे चलकर अगले नेक्स्ट 10 इयर्स में उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। तो ये लाइफस्टाइल और ईटिंग पैटर्न ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इनको बदलना चाहिए, समय रहते हमें सावधानी लेनी चाहिए और इनको हेल्दी बनाना चाहिए। और दूसरी चीज आफ्टर कोविड-19 और वैक्सीनेशन का, तो ये मैं मोर और लेस कहना चाहूँगा ये एक संयोग कह सकते हैं कि रोल उनका नहीं है, रोल है अपना लाइफस्टाइल और थोड़ा पब्लिसिटी ज़्यादा है। पहले कहीं भी कोई ऐसा इवेंट होता था तो अपने नॉलेज में नहीं आता था, अभी कोई भी इवेंट देश के दुनिया के किसी भी कोने में होता है तो हमें इमिडिएटली पता चल जाता है। बहुत खूब डॉक्टर साहब कि आपको हार्ट अटैक से बचने के लिए एक्टिव रहना चाहिए, और आपको स्ट्रेस का कितना बड़ा रोल है डॉक्टर साहब? आजकल ये भी कहा गया है कि युवाओं में स्ट्रेस बहुत बड़ा कारण है हार्ट अटैक का, तो स्ट्रेस कितना बड़ा कारण इसके अंदर माना जाता है डॉक्टर साहब? स्ट्रेस का भी बहुत ज़्यादा रोल है। कुल मिलाकर मैं जब सारे रिस्क फैक्टर की बात करता हूँ तो उसमें एज, जैसे जैसे एज बढ़ती है अपना हर बीमारी जैसे हाइपरटेंशन है, हार्ट अटैक है, इन सब का रिस्क बढ़ता है। एज वो चीज़ नॉन मॉडिफाइबल है, वो चीज़ें हम चेंज नहीं कर सकते हैं। एज हुआ, अपना जेनेटिक्स है, फैमिली हिस्ट्री है, जैसा अपना फैमिली में अगर किसी को जैसे भाई बहन में, पेरेंट्स में, ग्रैंड पेरेंट्स में बीपी का प्रॉब्लम है, हार्ट अटैक का प्रॉब्लम है, तो इंडिविजुअल ऑलरेडी एक रिस्क पे होता है, तो उसका एक जनरल पॉपुलेशन से रिस्क बढ़ जाता है अगर फैमिली हिस्ट्री आपका पॉजिटिव है तो। और नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर्स में हम कह सकते हैं जैसे अपना डाइटरी पैटर्न है, तो खान पान में हम क्या लेते हैं, फ्रूट वेजिटेबल, अपना ये डाइट बढ़ाना चाहिए। फास्ट फूड, फ्राइड फूड, ऑयली फूड, इन सबको लिमिट में रखना चाहिए। स्मोकिंग है, स्मोकिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है हाइपरटेंशन के लिए और हार्ट अटैक दोनों में ही, तो स्मोकिंग बंद करना चाहिए। ये एक मॉडिफाइबल चीज़ें हैं, स्मोकिंग बंद करना है, अपना एल्कोहल इंटेक बहुत लिमिट करना है, अवॉइड करना है। और स्ट्रेस एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है हाइपरटेंशन के लिए, बिकॉज स्ट्रेस और अगर पेशेंट का स्लीप डिप्राइवेशन है, स्लीप डिफिशियंसी है, अगर प्रॉपर और इनएडिक्वेट गुड स्लीप नहीं रहता है तो नेक्स्ट डे उसको अच्छा नहीं लगेगा, अच्छा फील नहीं करता है, तो उसके जो हार्मोनल लेवल चेंजेस होते हैं, तो स्ट्रेस में आपके कैटेकोलामीन, स्टेरॉइड हार्मोन्स बढ़ते हैं जो कि शरीर में इन्फ्लेमेशन बढ़ाते हैं। एथेरोस्क्लेरोसिस जो आपकी आर्टरी का थक्का जमने की प्रक्रिया होती है उसको बढ़ाते हैं। तो स्ट्रेस भी एक इम्पोर्टेंट कॉज है। लॉन्ग टाइम स्ट्रेस में जो भी स्ट्रेस बंदा रहता है उसमें आगे चल के कॉर्नरी आर्टरी में ब्लॉक है या कोई दूसरी आर्टरी में ब्लॉक है, आपका ब्रेन की आर्टरी में ब्लॉक है, और हाइपरटेंशन की शिकायत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। बहुत खूब डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, पर आजकल सामान्यतया ऐसा देखा जाता है कि लोग चेस्ट पेन हुआ, आगे पीछे गर्दन के आसपास दर्द होता है, जी घबराता है, उल्टी भी होती है, चक्कर भी आते हैं, उसको सामान्य खान पान से कि गैस हो गया, रात को मैं शादी में गया था, लड्डू खाए थे इसलिए हो गया। तो ऐसी स्थिति के अंदर कई बार यह देखने में आया है कि मरीज की उस लापरवाही के चलते जान भी चली जाती है। किसकी वजह से? हार्ट अटैक की वजह से। बाद में हॉस्पिटल में मरीज पहुंचता है मृत अवस्था में या काफ़ी सीरियस हालत में, जिसको आप बचा नहीं सकते हो।
तो हम ये जानना चाहते हैं कि क्या हार्ट अटैक के कौन कौन से अलार्मिंग साइन होते हैं, वो संकेत होते हैं जो सामान्य व्यक्ति को पता रहे, जिससे वो उसको गैस नहीं माने, जिससे वो अपच नहीं माने, जिससे उसको वो चक्कर नहीं माने, और वो सीधा अगर ऐसी स्थिति बनती है तो वो आप लोगों के पास आए और अपनी जांच कराए और समय रहते उपचार करा के अपनी जान को बचा ले। पब्लिक को कब अलर्ट रहना चाहिए, कहाँ पे अपना केयरफुल होना चाहिए, किसी चीज में लापरवाही ना होने चाहिए कि कहीं अपनी जान की कीमत चुकानी पड़े। तो हार्ट अटैक के लिए कुछ अलग अलग अलार्मिंग साइंस होते हैं। कुछ लोगों में ये स्लोली धीरे धीरे बढ़ने वाली प्रोसेस होती है, उनके लिए एक अलग सिम्टम्स होते हैं। जैसे जैसे हार्ट की आर्टरी में ब्लॉकेज होता है, हार्ट की आर्टरी में ब्लड सर्कुलेशन होता है, हार्ट को एडिक्वेट ब्लड मिलता है, वो एक नॉर्मल स्थिति होती है। हार्ट की आर्टरी में जैसे ब्लॉकेज बढ़ता है, ब्लॉकेज बढ़ते बढ़ते अगर उसकी 50% आर्टरी ब्लॉक हो जाती है, एक ओवरऑल व्यू है, 50% आर्टरी हो बंद ब्लॉक होती है, तो पेशेंट को या जो भी इंडिविजुअल है उनको अपना जो मेहनत का काम जब भी करते हैं तो थोड़ा मेहनत का काम करेंगे या थोड़ा तेज चलना होगा, उस टाइम में उनका छाती में थोड़ा भारीपन फील होगा, जकड़न फील होगा और कई बार सांस लेने में थोड़ी परेशानी आएगी। तो कई बार उनको वो समझते हैं कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, उसकी वजह से थकान हो गई है, इसलिए मेरा ऐसा दिक्कत हो रही है। वैसे वैसे धीरे धीरे समय के साथ उनके आर्टरी का ब्लॉकेज बढ़ता है, 50 से 70%, 80% तक हो जाता है। तब उनको वही परेशानी जो सिम्टम्स चेस्ट पेन का, सांस लेने में दिक्कत आना, छाती में भारीपन होना, ये उनका रूटीन एक्टिविटी में उनको फील होने लगता है कि जैसे नॉर्मल अपना एक्टिव, जैसे कई बार नहाना धोना का काम है या फिर बाथरूम जाते हैं, कई बार एक कॉन्स्टिपेशन का एक नॉर्मल प्रॉब्लम होती है काफी लोगों को, उस टाइम में कोई भी स्ट्रेन का काम होता है, कोई भी जोर लगाना होता है, उस टाइम में वो चीज प्रेसिपिटेट होती है, तो उनको छाती में भारीपन आता है, सांस में थोड़ी तकलीफ होती है और वो ब्लॉकेज बढ़ते बढ़ते 90 और 90 से अबव होता है, 90 से ज्यादा ब्लॉकेज हो जाता है, तो फिर उनका रेस्ट में भी उनको छाती में भारीपन फील होता है। तो जब भी आपको थोड़ा सा मेहनत करने के टाइम पे, उसी टाइम पर अगर हमें छाती में भारीपन आए, तो इस चीज को हम ये ना समझें कि हम कमजोरी हो गई है या मेहनत किया है उसकी वजह से हमें ऐसा लक्षण आ रहा है। तो उस लक्षण को जरूर एक बार चेक करवाना चाहिए, ताकि एक जो मेजर अटैक, जो अटैक आने से पहले ही हमारा इलाज हो जाए। तो अटैक आने के बाद के इलाज में और अटैक आने के पहले के इलाज कराने में बहुत फायदा होता है। अटैक आने के बाद में हार्ट कमजोर होता है, अटैक आने से पहले अगर उसका इलाज करा लिया जाए तो हार्ट एक नॉर्मल अवस्था में बना रहता है, उसका पंपिंग एक्टिविटी नॉर्मल बना रहता है। अटैक आने के बाद हार्ट का पंपिंग कमजोर होता है, तो ये पहले जितना इलाज होगा उतना बेटर रहता है। कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें अब्रप्ट आर्टरी का, जैसे नॉर्मल आर्टरी होती है उसमें सडन कुछ इवेंट होता है तो वो 100% सडन ब्लॉक हो जाती है, तो वो चीज एक्यूटली प्रेजेंट करती है। उसमें पेशेंट को सडन बैठे बैठे सीवियर चेस्ट पेन होगा, स्वेटिंग होगी, तो उस चीज में उसको इग्नोर नहीं करके कि मेरा आज मैंने ये खाया था उसकी वजह से हो गया है, इंडाइजेशन की वजह से है, या कल कुछ और काम किया था उसकी वजह से है, ऐसा नहीं करके उस टाइम में आपको मेडिकल एडवाइस लेना बहुत जरूरी है। तो इन चीजों में कभी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। और खासकर मैं बोलना चाहूंगा कि जो डायबिटीज के मरीज रहते हैं, जो डायबिटीज की दवाई चलती है, जिनको कई वर्षों से डायबिटीज की प्रॉब्लम है, उनमें आप कभी भी छाती में दर्द होने का इंतजार नहीं करना चाहिए। उनमें बहुत एटिपिकल सिम्टम्स रहते हैं, उनमें जस्ट वेग सिम्टम्स आएंगे। आपका जॉ पेन, जॉ से लेकर अम्बिलिकस तक आपका कहीं भी पेन हो सकता है। आपका चेस्ट में कुछ लोग बोलते हैं कि लेफ्ट साइड में ही पेन होना चाहिए, मेरे तो राइट में हो रहा था। तो हार्ट का पेन लेफ्ट में भी हो सकता है, राइट में भी हो सकता है, और दोनों हाथों में उसका रेडिएशन हो सकता है, लेफ्ट में भी हो सकता है, राइट में भी हो सकता है। तो राइट में जो पेन होता है तो उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। पर्टिकुलरली डायबिटिक पेशेंट को तो कोई भी सिम्टम हो, कई बार उनको चेस्ट पेन होता ही नहीं है, खाली सांस लेने में दिक्कत होती है, तो वो भी एक
MI एंजाइना का ही पार्ट हो सकता है, तो उसको अच्छे से इवेलुएट करना चाहिए। तो डॉक्टर साहब, हार्ट अटैक के बारे में ऐसा माना गया है, पहले भी ऐसा समझा जाता था कि जो इनका वजन ज्यादा है, जैसे आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया ओबेसिटी, जो लोग बहुत मोटे हैं, जिनका बेली फैट ज्यादा है, उनके अंदर हार्ट अटैक ज्यादा होता है। परंतु आजकल यह देखने में आया है कि दुबले पतले लोगों के अंदर भी हार्ट अटैक हो जाता है। बीच में आपने कहा कि फैमिली हिस्ट्री या जेनेटिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, परंतु कुछ पेशेंट ऐसे देखने में भी आए हैं कि जिनके अंदर ना कोई फैमिली हिस्ट्री है, ना उनको डायबिटीज है, ना उनको ब्लड प्रेशर रहता है, उनके अंदर भी हार्ट अटैक के जो है वो लक्षण होते हैं, और जब जांच करते हैं तो हार्ट अटैक उनमें डायग्नोसिस बनता है। तो इसके क्या कारण है डॉक्टर साहब कि दुबले पतले लोगों के अंदर भी हार्ट अटैक होने लग गया? इसमें फिजिक इज मीन ऐसा कह नहीं कर सकते कि पतले आदमी है वो हार्ट अटैक के लिए इम्यून है, बट प्रोबेबिलिटी इज लेस देन द ओबेस पेशेंट्स। तो पतले लोगों में भी हो सकता है, उनमें भी अदर कोमोर्बिडिटी कुछ हो सकती है। जैसे कुछ में होता है कि रीनल इश्यू रहता है, अगर किडनी की उनको प्रॉब्लम है तो चांसेस होता है कि उनका कार्डियक इश्यू हो सकता है, वो हार्ट अटैक के लिए प्रोन हो जाते हैं। कई बार होता है पेशेंट थायराइड डिसऑर्डर से प्रॉब्लम होती है, थायराइड डिसऑर्डर से पीड़ित रहता है, उसके लिए भी हो सकता है वो मेडिसिन ले रहा है या नहीं ले रहा है, लेकिन फिर भी उसका जैसे कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसमें प्रॉब्लम होती है। हाइपोथायराइड पेशेंट रहता है, उसमें भी आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कई बार बढ़ जाता है। तो लिपिडेमिया पेशेंट रहते हैं जिसमें आपका बैड कोलेस्ट्रॉल हाई हो जाता है। और दुबले पेशेंट होते हैं, वो हो सकता है कि उनमें कई बार स्मोकिंग का हिस्ट्री कॉमन होता है, स्मोकिंग होता है, इस चीजों से हो सकता है। और जेनेटिक हिस्ट्री है, स्मोकिंग है, और हो सकता है कि दुबले की उसमें कुछ स्ट्रेस का फैक्टर भी रहा हो, तो स्ट्रेस की वजह से भी ये सब चीजें प्रेसिपिटेट हो जाती हैं। बहुत बढ़िया। कहने का मतलब ये है डॉक्टर साहब, ये बताना चाह रहे हैं कि पतला होना, फिट होना, रोज 5 किलोमीटर भाग लेता हूं, ये आपको इस बात का सर्टिफिकेट नहीं देते कि आपको हार्ट अटैक नहीं हो सकता। हो सकता है, उसके चांसेस कम हैं डॉक्टर साहब ने जैसा बताया, परंतु अगर आपको हार्ट अटैक के अलार्मिंग साइंस हैं तो आपको भी उतना ही फुर्ती से, उतना ही तेजी से अपने डॉक्टर के पास पहुंचना है और अपनी जांच करानी है। डॉक्टर साहब, जब अस्पताल के अंदर हार्ट अटैक का पेशेंट आता है या चेस्ट पेन का पेशेंट आता है तो सामान्यतया देखा जाता है कि डॉक्टर जहां भी जाते हैं, पेशेंट डॉक्टर जाते ही बोलते हैं कि तुरंत ईसीजी कराइए, या जनता पब्लिक सबको पता है कि ईसीजी होना है। तो हम आपसे यह जानना चाहते हैं डॉक्टर साहब कि ये ईसीजी क्या होता है और इसमें क्या पता लगता है, आपको कैसे पता लगता है? ईसीजी कार्डियोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक टेस्ट है। ईसीजी बहुत सारी चीजों का, एक हार्ट का काफी आइडिया देता है। और हम जैसे माइकार्डियल इंफार्क्शन या हार्ट अटैक के रिगार्डिंग बात करें तो ईसीजी में एक ऐसा है सबसे सिंपल, और ये कहीं भी पेरी पेरी में कहीं भी अवेलेबल टेस्ट है। ये इतना कॉस्टली नहीं है, ये बहुत इजीली अवेलेबल है, और इसमें कुछ ऐसा डर की बात नहीं रहती है। जैसे काफी लोगों को एमआरआई सीटी स्कैन करने से थोड़ा डर का इश्यू रहता है। ईसीजी एक बहुत सिंपल टेस्ट है और इससे बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है। ईसीजी से हम आपके धड़कन में क्या कम धड़कन चल रही है, ज्यादा धड़कन चल रही है, कई बार कुछ धड़कन की अनियमितता होती है, वो हम ईसीजी से पता कर सकते हैं। ईसीजी में आपका चेस्ट पेन का इश्यू है तो चेस्ट पेन में अपना हार्ट अटैक का जो फर्स्ट साइन होता है ईसीजी में आता है, तो उसमें आपका एसटी सेगमेंट जिसको बोलते हैं, एसटी सेगमेंट एलिवेशन हो जाता है, तो वो एक लाइफ डेंजर साइन होता है। तो अगर एसटी एलिवेशन है तो उस पेशेंट को इमिडिएटली ट्रीट करना चाहिए, और वो हार्ट अटैक का कंफर्म कर देता है कि एसटी एलिवेशन है तो हार्ट अटैक है, उसका आगे का ट्रीटमेंट हार्ट अटैक के प्रोटोकॉल में होना चाहिए। डॉक्टर साहब, आजकल पेशेंट्स के अंदर ब्लड प्रेशर का बहुत एकदम से जो ओरा बना हुआ है, एक तरह से माहौल बना हुआ है कि हॉस्पिटल में घुसते ही
ब्लड प्रेशर चेक कराना है, मेरा बीपी इतना आ गया, मेरा बीपी इतना आ गया। तो डॉक्टर साहब हम जानना चाहते हैं आपसे कि ये है ब्लड प्रेशर क्या होता है और इसका ये नॉर्मल कितना होता है और कब पेशेंट को ध्यान देना चाहिए उसकी एज के अनुसार। आप लोग कई बार बताते हैं कि 60 साल का हो गया तो 140 ब्लड प्रेशर नॉर्मल माना गया है, लेकिन उसका उम्र अगर 20 साल है तो उसका 140 ब्लड सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर उसको आप ज्यादा मान लेते हैं। और साथ ही साथ हम यह भी जानना चाहेंगे कि जो ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है उनका हार्ट अटैक से क्या संबंध होता है ऐसे पेशेंट्स का। एक ब्लड सर्कुलेशन एक अपने बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम होता है। ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम में हार्ट ब्लड को पंप करता है, जिससे पूरा ब्लड धमनियों के थ्रू पूरे हार्ट में सर्कुलेट होता है। जब ब्लड धमनी में फ्लो करता है, धमनी में जब ब्लड बहता है तो ब्लड के बहने से धमनी की वॉल पे प्रेशर लगता है, तो उस चीज को ब्लड प्रेशर कहा जाता है। अगर वो प्रेशर अगर नॉर्मल प्रेशर से ज्यादा होता है तो उसको हाई ब्लड प्रेशर या उच्च रक्तचाप बोला जाता है। अब उच्च रक्तचाप है, आजकल किसी भी लोगों में हो सकता है। इसके लिए एक रूल ऑफ हाफ बोला जाता है। रूल ऑफ हाफ में है कि पेशेंट है आपकी नॉर्मल आप पूरी पॉपुलेशन में ऑलमोस्ट 50% हाइपरटेंसिव पेशेंट होंगे। मीन एवरी सेकंड पेशेंट इन 50 ईयर ऑफ एज एवरी सेकंड पेशेंट हाइपरटेंसिव पेशेंट रहेगा। उसमें 50% विल बी अवेयर दैट ही इज हाइपरटेंसिव। मतलब उसमें से 50% को पता नहीं होगा कि वो हाइपरटेंसिव पेशेंट है, और 50% जिनको पता है वो हाइपरटेंसिव है, उनमें से भी 50% ही ऑन मेडिकेशन होंगे। 50% को पता होगा हाइपरटेंशन है लेकिन वो मेडिसिन नहीं ले रहे होंगे। मतलब 100 में से अगर 50 को पता है 50% और 50 में से 50% यानी 25 ही दवाई ले रहे हैं। 25 दवाई ले रहे हैं, उसका भी 50% कि उनमें ब्लड प्रेशर अपना टारगेट गोल अचीव कर रहा है। दवाई लेने के बाद दवाई लेने के असरदार बाद, उपचार yes, सिर्फ 12.5 लोग ले पा रहे हैं। उसमें जो 50% जो दवाई ले रहे थे उसमें भी 50% में बीपी कंट्रोल नहीं रहता है। तो ये एक रूल ऑफ हाफ ये शो करता है कि कितना हाइपरटेंसिव पेशेंट्स अनडायग्नोस्ड हैं, जिनको पता नहीं है कि उनको हाइपरटेंशन है। कुछ लोग हाइपरटेंशन की मेडिसिन ले रहे हैं बट वो ये नहीं जानते कि ये हमारे लिए पर्याप्त नहीं है, उनका ट्रीटमेंट सुचारू और रेगुलर होना चाहिए। तो ये एक उन हाइपरटेंशन इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, इसीलिए यह एडवाइस किया जाता है कि एवरी पर्सन, हर स्वस्थ व्यक्ति को भी, जैसे उसकी 20 साल की उम्र के बाद साल में एक बार बीपी चेक करवाना जरूरी है। क्योंकि जब तक आप बीपी चेक नहीं कराएंगे आपको पता नहीं रहेगा। इसीलिए हाइपरटेंशन को साइलेंट किलर भी बोला जाता है। साइलेंट किलर क्यों बोला जाता है? क्योंकि हाइपरटेंशन व्यक्ति को रहता है, व्यक्ति को फील नहीं होता है। काफी लोगों में एक धारणा होती है कि जब भी मेरा बीपी ज्यादा होता है तो मेरे को पता चल जाता है। वो ऐसा नहीं हो सकता है। बीपी ऐसी चीज है, बीपी हाई रहेगा, किसी व्यक्ति को फील नहीं होता है। फील कब होगा? जब वो कॉम्प्लिकेट होगा, जब वो कोई दूसरी प्रॉब्लम करेगा। जैसे अगर बीपी काफी बढ़ गया है तो क्या सिम्टम्स होंगे? अब जैसे बीपी ज्यादा बढ़ा है, कई बार उसके दिमाग की जैसे नस फटना बोलते हैं, इंट्राक्रेनियल हेमरेज हो जाता है, वो उसके साथ प्रेजेंट करता है। कई बार होता है बीपी अगर लंबे टाइम से ज्यादा है तो उसका किडनी डैमेज हो जाता है बाद, और कई लोगों में होता है कि हार्ट फेलियर हो जाता है, हार्ट अटैक आ जाता है, और कई लोगों में धुंधला दिखाई देना शुरू हो जाता है, तो उनका रेटिना डैमेज हो जाता है। तो ये सब कॉम्प्लिकेशन होने के बाद उन्हें पता चलता है कि उन्हें पिछले 20 साल से 15 साल से हाइपरटेंशन था। तो ये इसीलिए इसको साइलेंट किलर बोलते हैं। जब तक ये अपना ऑर्गन डैमेज करता है तब तक पता नहीं चलता है। इसका एक ही उपाय है, अपना ऑर्गन डैमेज होने से पहले टाइमली अपना बीपी चेक करवाते रहे। बीपी चेक करवाएं तो अपने ऑर्गन डैमेज को हम प्रिवेंट कर सकते हैं, पहले से उसका बचाव कर सकते हैं। इसलिए बीपी का साल में एक बार चेक करना बहुत जरूरी है एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए।
तो डॉक्टर साहब क्या नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है? और क्योंकि गाँव के अंदर सामान्यतः देखा जाता है कि लोगों के आसपास पीएचसीज के ऊपर या नर्सिंग स्टाफ से वो अपने ब्लड प्रेशर को मेजर करा लेते हैं, परंतु मेजर कराने के बाद भी उनको यह नहीं पता लगता कि हमें कब उपचार स्टार्ट करना है। तो आपसे हम यह जानना चाहेंगे कि कब मरीज को ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने की दवाइयां स्टार्ट करनी चाहिए, किस ब्लड प्रेशर को आप नॉर्मल कहते हो और कहाँ आप पेशेंट को हाइपरटेंसिव पेशेंट कहते हो जहाँ पे उसको उपचार स्टार्ट करना चाहिए? देखिए, ब्लड प्रेशर को यूजुअली हम 2 नंबर में प्रेजेंट करते हैं। एक उनका हाई सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जिसको बोलते हैं, सेकंड नंबर डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर वो रिप्रेजेंट करता है। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। ब्लड प्रेशर पे एक मेन इश्यू और इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है कि इसको कैसे मेजर किया गया है, क्योंकि अभी आजकल मैनुअल स्पिग्नोमेनोमीटर से यूज करते हैं, डिजिटल मीटर्स भी हैं, तो उसमें मेजर करने के कुछ क्राइटेरियाज हैं। क्राइटेरियाज में मीन्स इंडिविजुअल को बीपी चेक करवाने से आधा घंटे पहले तक कोई एक्सरसाइज नहीं करी हो, कहीं चलकर भागकर नहीं आया हो, आधे घंटे में कोई स्मोकिंग कैफीन का सेवन नहीं किया हो, उसका जैसे मीन ने कुछ और कोई स्ट्रेस नहीं हो, उस टाइम पे पेशेंट रिलैक्स फील होना चाहिए, 5 मिनट तक उसको रिलैक्स चेयर पे बैठना है, बीपी चेक करना है, आर्म उसका सपोर्टेड होना चाहिए, आर्म उसका कफ लेवल आपके हार्ट के लेवल पर होना चाहिए, ब्लैडर फुल नहीं होना चाहिए, पहले बाथरूम जाकर पेशेंट एकदम रिलैक्स कंडीशन में आपको बीपी चेक करना है। आइडियली बीपी चेक करने में भी पहले एक बार रिकॉर्डिंग लेना है, फिर 2 बार लेना है, 3 बार लेना है, फिर उनका एवरेज करके हमें आइडियल बीपी उस पेशेंट का कंसिडर किया जाता है। और इसमें इन सब के बावजूद अगर अपना जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर की बात है, तो हमें नॉर्मल ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक 120 मिलीमीटर ऑफ मरकरी और डायस्टोलिक 80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी से कम होना चाहिए एक यंग अडल्ट में। अगर इसमें अलग अलग कैटेगरीज है, अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर आपका 120 से 130 है तो उसको एक एलिवेटेड ब्लड प्रेशर कैटेगरी में मानते हैं कि ब्लड प्रेशर थोड़ा बढ़ा हुआ है, और मोर देन 130 टू 139 है तो ब्लड प्रेशर स्टेज 1 है, और मोर देन 140 है, सिस्टोलिक डायस्टोलिक मोर देन 90 है तो वो स्टेज 2 में है। तो ये आपका ब्लड प्रेशर जितना ज़्यादा है उससे कैटेगरी के हिसाब से उसका सिविरिटी बताता है। और कुछ सीवियर कंडीशन जैसे हाइपरटेंशन क्राइसिस जिसको बोलते हैं, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 180 मिलीमीटर ऑफ मरकरी से ज़्यादा हो, डायस्टोलिक 120 से ज़्यादा हो, तो उसको हाइपरटेंसिव क्राइसिस बोलते हैं। वो एक इमरजेंसी सिचुएशन होती है, उस कंडीशन में इमीडिएट आपका हॉस्पिटलाइजेशन होना जरूरी है, आपका बीपी कंट्रोल करना जरूरी है, क्योंकि उस मोमेंट पर कभी भी कोई कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। तो डॉक्टर साहब ब्लड प्रेशर को जैसे आपने कंडीशंस बताई कि कब ब्लड प्रेशर के लिए आपको उपचार कराने की आवश्यकता है, स्टेज 1, स्टेज 2, हाइपरटेंसिव क्राइसिस। सवाल हमारा ये है डॉक्टर साहब कि क्या दवाइयों के अलावा भी ऐसे उपाय हैं जिनसे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जा सके? वो उपाय हम जानना चाहते हैं आपसे कि किन किन उपाय के द्वारा किसी आम पेशेंट के अंदर ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जाए, दवाइयों की जरूरत हो या दवाइयों के बिना। ब्लड प्रेशर को पहले लेबल करना है पेशेंट हाइपरटेंसिव है। अगर पेशेंट हाइपरटेंसिव है तो उसके मैनेजमेंट में 2 पार्ट होते हैं। फर्स्ट होता है नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट और फार्माकोलॉजिकल। फार्माकोलॉजिकल में मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती हैं, और नॉन फार्माकोलॉजिकल में पेशेंट्स के जैसे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, आपका रूटीन हैबिट्स में क्या चेंज करना है, आपका डाइटरी पैटर्न में क्या चेंज करना है, उसको नॉन फार्माकोलॉजिकल मेजर्स बोलते हैं। उस पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपका डाइटरी पैटर्न है। आपका डाइटरी पैटर्न पर्टिकुलरली अगर हाइपरटेंसिव पेशेंट है तो उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट सॉल्ट अमाउंट होता है। तो आपका डाइट होना चाहिए, सोडियम इंटेक कम होना चाहिए, सोडियम मिनिमम एंड पोटेशियम रिच फ्रूट जो भी डाइट है वो आपको लेना चाहिए।
तो यूजुअली जैसे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ये पोटेशियम के रिच सोर्स होते हैं, पोटेशियम की मात्रा अच्छी होती है, वो लेना चाहिए। फ्राइड ऑयली ये सब अवॉइड करना चाहिए। और उसके बाद आपका आता है कि रूटीन एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी इज मस्ट फॉर हाइपरटेंसिव और इवन फॉर नॉर्मल पेशेंट के लिए भी फिजिकल एक्टिविटी होना ही चाहिए। इवन जरूरी नहीं है कि आप 2 किलोमीटर चलें, 5 किलोमीटर चलें, इवन आप रोज 10 मिनट 20 मिनट का वॉक भी है तो वो भी हेल्पफुल है। तो आपको हफ्ते में 5 दिन कम से कम 30-40 मिनट तक का एक्सरसाइज जरूरी होता है। और अभी आजकल के लाइफ में आपका स्ट्रेस पार्ट बहुत ज्यादा है, स्ट्रेस पार्ट ज्यादा है, तो उसके लिए आपका योग और प्राणायाम इनका रोल है। आप योग कीजिए, प्राणायाम कीजिए इन सब से, लेकिन एग्जैक्टली इनसे स्टक नहीं होना है। ऐसा नहीं है कि मैं ये सब कर रहा हूं तो मेरे को मेडिसिन नहीं लेना है। हमें रिजल्ट देखना है, आपका बीपी चेक करना है। अगर इन मेजर्स से आपका बीपी कंट्रोल हो जाता है, जो आपका टारगेट गोल है, टारगेट गोल अचीव हो जाता है, तो आप इन नॉन फार्माकोलॉजिकल मेजर्स पे अपना कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर ये सब करने के बाद भी आपका बीपी अगर कंट्रोल में नहीं आता है, आपका जो टारगेट अचीव नहीं हो रहा है, तो फिर आपको फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट शुरू करना होगा। और ये सब अगर आपका ब्लड प्रेशर जस्ट अबोव एलिवेटेड ब्लड प्रेशर ग्रुप में है या फिर स्टेज 1 में है, तो हम नॉन फार्माकोलॉजिकल मेजर्स का ट्रायल दे सकते हैं। अगर आपका ब्लड प्रेशर स्टेज 2 या उससे ज्यादा है, तो आपको फार्माकोलॉजिकल एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल दोनों मेजर्स लेने होंगे और आपको रेगुलर फॉलोअप में रहना होगा और आपका बीपी रेगुलर इंटरवल पे चेक करते रहना होगा और अपना टारगेट लेवल के अंदर रखना पड़ेगा। और डॉक्टर साहब, कई बार क्या होता है कि लोगों को ये लगता है कि एक बार गोली हम स्टार्ट कर देंगे तो जिंदगी भर के लिए चिपक जाएगी। तो क्या ऐसे उपाय भी हैं कि जब जरूरत हुई टैबलेट स्टार्ट कर दिया आपने, और जैसा आपने बताया कि बिना दवा के भी इसको कंट्रोल करने के उपाय हैं, उन उपायों के ऊपर पेशेंट या व्यक्ति जिसको ब्लड प्रेशर ज़्यादा है वो मेहनत करे और उन उपायों से अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करे, तो क्या दवाइयाँ बंद भी हो सकती हैं डॉक्टर साहब? देखिए, हाइपरटेंशन का लेबलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने किसी पेशेंट को हाइपरटेंशन लेबल किया है, वो इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है कि पेशेंट एंजाइटी में है, पेशेंट कोई और स्ट्रेस कंडीशन में है, उस टाइम में उसने किसी से कंसल्ट कहीं किया, उस टाइम में उसका बीपी ज्यादा आया, बीपी ज्यादा आया और अगर उसका हाइपरटेंसिव का मेडिसिन स्टार्ट हो गया, तो वो एक टेम्परेरी सिचुएशन है उस चीज को। इसीलिए टू लेबल ए पेशेंट हाइपरटेंशन, लेबल करने के लिए उसका कंफर्म करना कि पेशेंट रियल में हाइपरटेंसिव है, कि ये उसका जो बीपी बढ़ा हुआ है वो रिएक्शनरी नहीं है, कि मतलब किसी सिचुएशनल हाइपरटेंशन नहीं है। ये चीज पहले कंफर्म करना जरूरी है। उस चीज के लिए अगर आपका बीपी जैसे जस्ट बॉर्डर लाइन पे है, एलिवेटेड या स्टेज 1 में है, तो आपके पास ऑप्शन ये रहता है कि आप अपना बीपी चार्ट करें। बीपी चार्ट करें मीन जैसे एवरी 3rd 4th डे, ट्वाइस इन ए वीक, ऐसा अपना हफ्ते में 2 बार, जैसे मॉर्निंग में रिलैक्स टाइम में अपना बीपी, अपना जो रूटीन एनवायरनमेंट है, जैसे आपका होम है, ऑफिस है, जहां आपका मतलब जो डेली टाइम जहां व्यतीत करते हैं, वहां पे आप अपना बीपी चेक करें। 1 महीने 2 महीने ऐसे हर तीसरे चौथे दिन आप अपना बीपी चेक करते रहें। उसमें उसके चार्ट का जब एनालिसिस करके अगर उसमें आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा आ रहा है और अगर आपका हाइपरटेंशन कंफर्म हो गया है कि आपको हाइपरटेंशन मेडिसिन का जरूरत है, तो वो मेडिसिन यूजुअली लाइफ लॉन्ग लेनी पड़ेंगी। अगर एक बार हाइपरटेंशन आप कंफर्म हो गया और जस्ट ए सिंगल रीडिंग पे अगर आपका कई बार हाइपरटेंशन के लिए मेडिसिन स्टार्ट हो जाता है, तो वो चीज हो सकता है कि आपका जैसे सिचुएशन अपना चेंज हो गया तो आपका बीपी ऑटोमेटिक नॉर्मल भी आ सकता है। उसमें हो सकता है कि आगे चल के आपको जरूरत नहीं पड़े। और हाइपरटेंशन का एक दूसरा सबसेट रहता है जिसको सेकेंडरी हाइपरटेंशन कहते हैं। सेकेंडरी हाइपरटेंशन इन सेंस जैसे कुछ यंग पर्सन्स होते हैं बिलो 30 इयर्स में, कई बार 30 ईयर का पेशेंट आता है, ब्लड प्रेशर 160 180 चल रहा है, उस चीज में पेशेंट हाइपरटेंशन है,
अगर 160 से ऊपर है तो आपका बीपी चार्टिंग का जरूरत नहीं है। उस कंडीशन में आपको एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन देना पड़ेगा। बट उसके कुछ एटियोलॉजीज आर डिफरेंट, उसके कुछ कारण अलग होते हैं। कई बार होता है कि कुछ किडनी से इश्यू होते हैं, कई बार किडनी की आर्टरी में कोई स्टेनोसिस हो जाता है, और कई बार होता है कि कुछ हार्मोनल कोई ट्यूमर टाइप कुछ चीजें होती हैं, बीमारी हैं। उन चीजों उन कंडीशन में क्या रहता है, जैसे अगर आपका रीनल की आर्टरी सिकुड़ी है, उसकी वजह से आपका अगर हाइपरटेंशन हो रहा है, तो अगर वो रीनल का आर्टरी अगर उसमें क्लियर कर दिया जाए, उसका जो भी स्टेंट लगा दें या उसको ठीक कर दें, तो आपका ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिक नॉर्मल आ सकता है। ऐसा ही अगर कई बार हार्मोनल ट्यूमर होता है, जैसे एक एड्रिनल ग्रंथि होती है, उसमें कई बार ट्यूमर होता है यंग एज में, उसकी वजह से अगर आपका हाई बीपी है, तो अगर उसको आप उसका ट्रीटमेंट कर देंगे तो आपका बीपी कंट्रोल हो जाएगा। तो ये सब सेकेंडरी जो अगर कॉज जिसमें रहता है, दूसरा कोई कारण रहता है हाइपरटेंशन का, उसमें अगर आप प्राइमरी कॉज अगर रिलीव करते हैं, प्राइमरी जो बीमारी है उसको ठीक कर देते हैं, तो बीपी नॉर्मल हो जाता है। बट जो अपना जो रूटीन हाइपरटेंसिव एसेंशियल हाइपरटेंशन जिसका कोई दूसरा कारण नहीं है, वो अगर आपका रियल में हाइपरटेंशन है तो उसमें आपको मेडिसिन लेना होगा। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, तो कई बार क्या होता है कि पेशेंट्स आपको दिखाते हैं, आपने ट्रीटमेंट दे दिया, गांव में रहता है, दूर रहता है, परिवार में शादी है, बच्चे के एग्जाम्स हैं, आपके पास दवाइयाँ खत्म हो गई, आपके पास वापस नहीं आ पाया और उसके 7 दिन की दवाइयाँ मिस हो गई या 10 दिन की दवाइयाँ मिस हो गई, बाहर किसी यात्रा पे गया, तीर्थ पे गया, दवाइयाँ मिस हो गई। तो हम अपने दर्शकों के लिए डॉक्टर साहब यह जानना चाहते हैं कि जो पेशेंट हाइपरटेंशन की दवाइयाँ ले रहा था और उसकी दवाइयाँ किसी कारण से मिस हो गई, तो क्या इसमें पेशेंट को बहुत अधिक खतरा बढ़ जाता है? क्या उसका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, या 2 4 5 दिन 10 दिन के लिए दवाइयां बंद हो जाती हैं, तो इसमें कोई विशेष खतरा नहीं है? इसमें आप क्या श्रोताओं का, दर्शकों को क्या राय देना चाहेंगे आप? नहीं, हाइपरटेंशन का जो पेशेंट है, हाइपरटेंशन के पेशेंट में मेडिसिन में रेगुलरिटी होना बहुत जरूरी है। हाइपरटेंशन ऐसा चीज है जो आपका ब्लड आर्टरी में जो प्रेशर है उसको कंटिन्यू नॉर्मल बनाए रखता है। अगर वो आप मेडिसिन मिस करते हैं तो वो उसमें रीबाउंड होता है, हाइपरटेंशन बढ़ जाता है, और जैसे पहले से कंट्रोल चल रहा है और अचानक प्रेशर बढ़ता है, तो उसमें फिर आपका कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस जो पेशेंट मेडिसिन नहीं ले रहा है उससे भी ज्यादा हो जाते हैं। अगर इरेगुलर मेडिसिन इज मोर डेंजरस, इरेगुलर मेडिसिन में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी पाइप में अगर ब्लड पानी चल रहा है, अगर उसमें प्रेशर कभी कम ज्यादा होगा तो उसमें जरूर कहीं जोड़ वगैरह होगा, तो उसका खुलने का चांसेस ज्यादा रहता है। बाय अगर नॉर्मल प्रेशर रहता है तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन प्रेशर कम ज्यादा होता है तो उसमें कॉम्प्लिकेशन का चांसेस बढ़ जाता है। इसलिए मेडिसिन को रेगुलर रखना बहुत जरूरी है हाइपरटेंशन पेशेंट के लिए। एक डॉक्टर साहब, ये सामान्यतः ये धारणा होती है कि हम तो गांव में रहते हैं, देसी खाते हैं, देसी पीते हैं, खूब घूमते हैं, खेत में काम भी करते हैं, तो क्या ऐसा भी है कि गांव के लोगों के अंदर ब्लड प्रेशर नहीं होगा, हाई ब्लड प्रेशर नहीं होगा, सिर्फ शहर के लोगों में होगा? क्या ऐसा भी है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते हैं, बट प्रोबेबिलिटी एक संभावना होती है कि जो शहर में लोग रहते हैं उनका एक लाइफस्टाइल अलग होता है। शहर के कंपैरिजन में, शहर की तुलना में ग्रामीण एरिया का जो लाइफस्टाइल होता है वो थोड़ा हेल्दी होता है, उनका फिजिकल एक्टिविटी रूटीन में होता है। बट वही जो मैंने पहले बोला कि वो चीज इस चीज का प्रमाण नहीं है कि वो बीमार नहीं होंगे। और दूसरी चीज है कि ग्रामीण एरिया में हेल्थ के लिए अवेयरनेस कम होती है, तो उसकी वजह से उनमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन कई बार ज्यादा भी हो जाते हैं। और स्मोकिंग पार्ट है, ये सब चीज उधर ज्यादा कॉमन होती है, तो वो इन चीज को एग्जेगरेट कर देते हैं। स्मोकिंग का कितना रोल है डॉक्टर साहब कार्डियोलॉजी के अंदर, आपके पेशेंट्स में, हार्ट अटैक में, हाइपरटेंशन में स्मोकिंग कितना इल इफेक्ट्स डालती है पेशेंट की कार्डियक हेल्थ के ऊपर? जैसे कोई भी पेशेंट हाइपरटेंसिव है या फिर और कोई उसको कार्डियक हार्ट अटैक आ गया है या उनकी स्टेंटिंग हो गई है, तो उनका जो फर्स्ट प्रिकॉशन है जो रखना है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पर से,
तो उसमें जैसे कई लोग होते हैं कि घी बंद करना है, ये बंद करना है, उस पे ज्यादा फोकस रखते हैं। बट घी बंद करने से बेटर है आप स्मोकिंग बंद करना है। घी अगर लेते भी हैं तो वो इतना नुकसान नहीं करेगा जितना आपका स्मोकिंग करेगा। तो बाकी सब चीजें थोड़ा अलाउ होती हैं, लेकिन स्मोकिंग, नो स्मोकिंग, स्मोकिंग के लिए कोई ऑप्शन नहीं है। इट शुड बी, बिल्कुल बंद होना चाहिए। घी की बात करी डॉक्टर साहब, गाय का घी कि भैंस का घी कि बकरी का घी, किसका घी आप मान लीजिए कि आपका पेशेंट है, उसको हार्ट अटैक हुआ और आपने उसमें एंजियोप्लास्टी कर दी और मरीज कहता है कि मैं तो घी नहीं छोड़ सकता, तो क्या आप उसको कसम खिलाते हैं कि नहीं खा सकते? और अगर कसम नहीं खिलाते तो कौन सा घी उसको आप अलाउ करते हैं और कितनी मात्रा में अलाउ कर सकते हैं? इसमें ज्यादा घी का नहीं मनाही होता है, स्पेसिफिक होता है जो फ्राइड चीजें हैं, फ्राइड चीजें होती हैं, जो तेल में तली हुई चीजें होती हैं, उन सब चीजों को अवॉइड करना जरूरी है। बाकी जैसे नॉर्मल अपना डेली रूटीन में जितना घी यूज करते हैं, सब्जी में तेल यूज करते हैं, वो सब अलाउड है, उससे कोई दिक्कत नहीं होती है। बिल्कुल घी बंद करना है ऐसा नहीं होता है, बट एक नॉर्मल ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जितना फिजिकल एक्टिविटी करते हैं उसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अगर उनका सिडेंट्री है, दिन भर बैठे रहना है, तो उनमें ज्यादा घी अलाउ नहीं हो सकता है। अगर दिन भर मेहनत करते हैं, रोज पूरा हार्ड वर्किंग होती है, उनकी भारी परिश्रम वाला काम रहता है, उनके लिए फुल डाइट अलाउड होती है। तो डॉक्टर साहब, पेशेंट आपके पास आया, आपने ईसीजी कर ली और पेशेंट को हाइपरटेंशन था, पेशेंट को चेस्ट पेन हुआ और आपने उसको कह दिया कि इसका हम एंजियोग्राफी करेंगे, एंजियोग्राफी के बाद में एंजियोप्लास्टी की जरूरत भी पड़ सकती है। एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी टर्म्स का इस्तेमाल करते हैं अपनी प्रैक्टिस के अंदर, तो हम अपने दर्शकों को आपके माध्यम से यह बताना चाहते हैं डॉक्टर साहब कि एंजियोग्राफी क्या है, एंजियोप्लास्टी क्या है, इनके हार्ट के पेशेंट्स में क्या रोल है और इन्होंने हार्ट के पेशेंट्स को ठीक करने में कितना बड़ा रोल प्ले किया है। जैसा मैंने पहले बताया, हार्ट अटैक का आपका जो मेन कारण जो रहता है, हार्ट में ब्लड सप्लाई करने की जो आर्टरीज होती हैं उनमें ब्लॉकेज होता है। अब ब्लॉकेज जैसे मैंने बताया था 50% पे सिम्टम करता है, फिर 70-90, जैसे जैसे उसका ब्लॉकेज बढ़ता है वैसे वैसे उसको सिम्टम्स ज्यादा होते हैं। और एक टाइम होता है जब अबो 90-95% या 100% जब ब्लॉकेज होती है, तो पेशेंट को बैठे बैठे बहुत तेज छाती में दर्द होता है और उस चीज को हार्ट अटैक बोला जाता है। ईसीजी करते हैं तो उसमें हार्ट अटैक का साइन आता है, जैसे एसटी एलिवेशन उसमें रहता है, तो एसटी एलिवेशन एमआई उसको बोलते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में। तो उसमें आगे का मैनेजमेंट करने के लिए हमें पहले चेक करना होता है हार्ट की। जैसे बेसिकली तीन नाड़ी होती हैं जिससे हार्ट सप्लाई होता है, तो तीनों नाड़ी में से कौन सी नाड़ी में ब्लॉकेज है, कितना ब्लॉकेज है, तो वो सब चीज चेक करने के लिए एंजियोग्राफी होता है। एंजियोग्राफी हम यूजुअली हाथ से करते हैं, हाथ से डालते हैं, उसमें पेशेंट को कोई सुन नहीं किया जाता है, पेशेंट आराम से अच्छे से बात करता है, खाली एक हाथ में एक सुई लगता है, इतना पेन होता है जैसे कोई कांटा चुभा हो, और उसके थ्रू एक तार से हार्ट की नाड़ी को एंगेज करके उसमें देखा जाता है कि हार्ट की कौन सी नाड़ी में ब्लॉकेज है, तो उसमें ब्लॉकेज कितना सीवियर है, उसका आगे क्या है, एक आर्टरी में ब्लॉकेज है कि दो आर्टरी में ब्लॉकेज है, ये सब हमें चेक किया जाता है। और जैसे एंजियोप्लास्टी का जैसे बात कर रहे हैं, तो उस चीज का मैं आपको एक मॉडल से समझा पाऊंगा। जैसे हम देख सकते हैं ये कोई हार्ट की नाड़ी है, हार्ट की नाड़ी में अभी इसमें जो लाल कलर का दिख रहा है उसमें चल रहा है कि खून बह रहा है। जब कोई ब्लॉकेज नहीं है तो उस कंडीशन में अच्छे से खून बह रहा है। इसके बाद दूसरी कंडीशन ये रहती है, यहाँ पे जो सफेद सफेद हिस्सा आपको दिख रहा है, ये है कि हार्ट की नाड़ी में जो कचरा जमा होता है, कचरा जमा होना हो गया है, चालू हो गया है, लेकिन अभी कचरा जमा हुआ है, लेकिन फिर भी इसके बीच में इतना जगह है कि खून का प्रवाह बिल्कुल नहीं रुका है, खून का प्रवाह अभी हो रहा है। तो हार्ट का जो
रेस्टिंग, जब हम आराम कर रहे होते हैं उस टाइम में हार्ट का ब्लड सप्लाई पूरा हो जाता है। लेकिन जैसे ही थोड़ा मेहनत का काम करते हैं, हार्ट की डिमांड बढ़ती है कि हार्ट को ज्यादा खून चाहिए, तब इसमें लिमिटेशन हो जाती है। तो इस कंडीशन में जब भारी काम करते हैं उस टाइम में छाती में जकड़न, दर्द और ये सब होना शुरू हो जाता है। फिर जैसे जैसे टाइम के साथ ये ब्लॉक बढ़ता है, इस कंडीशन में आप देख सकते हैं कि ये सफेद ब्लॉक इतना बढ़ गया है कि इसको पूरा ब्लॉक कर लिया है। पूरा ब्लॉक कर लिया तो इसमें आगे ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हो रहा है। जिस मोमेंट पर ये पूरा बंद हो जाता है वो ही हार्ट अटैक हो जाता है। और हार्ट अटैक में अब जैसे एक सिंपल एग्जांपल के लिए, जैसे हाथ हमारा कभी टाइट बंद हो जाता है तो हाथ में आगे झंझनाहट होती है, ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाता है, हार्ट कितना डैमेज होना, कई बार काला हो जाता है। वैसा ही सब चीजें इसमें हार्ट में होती हैं। जैसे यहाँ से ब्लड फ्लो बंद हो गया, आगे का एरिया जहाँ ब्लड सप्लाई नहीं हो रहे वो डैमेज होना चालू हो जाता है, उसकी वजह से छाती में दर्द होता है, जकड़न होता है, तो वो एरिया डैमेज होना चालू हो जाता है। अब इसका ट्रीटमेंट के हिसाब से आपको देख बताऊं, ट्रीटमेंट में ये है, जैसे हम इसमें ये डालते हैं, एक तार डाल के इसके जो उसमें कचरा जमा हुआ होता है उसको थोड़ा क्लियर करते हैं। क्लियर करने के बाद में इसका वापस ब्लड फ्लो स्टार्ट होता है। ब्लड फ्लो उससे क्लियर करने के बाद इसमें अगर ये दिख रहा है, इसमें जैसे मेटल का एक स्प्रिंग जैसा लगा हुआ है, तो ये इसको स्टेंट बोलते हैं, जैसे छल्ला बोलते हैं अपने लोकल लैंग्वेज में। तो ये स्टेंट लगाते हैं, स्टेंट उसमें सेट कर देते हैं। सेट करने के बाद की कंडीशन में ये ब्लड फ्लो पहले की तरह इसमें वापस चालू हो जाता है। जैसे पहले नॉर्मल आर्टरी में ब्लड फ्लो हो रहा था, पूरा रक्त का प्रवाह हो रहा था, उस हिसाब से यहाँ पे ये स्टेंट छल्ला है, उसके बाद ये ब्लड फ्लो वापस चालू हो गया है। तो ये प्रोसेस होती है एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी की। उसमें असेस किया कहाँ ब्लॉकेज है, फिर इस प्रोसेस से जो ब्लॉकेज था उसको खोला गया और उसके बाद उसमें स्टेंट जो लगाया गया, स्टेंट लगा के मेन अपना पर्पस रहता है कि आपका हार्ट का ब्लड सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाए। तो हार्ट में ब्लड फ्लो स्टार्ट होता है तो फिर हार्ट वापस रिकवर होता है। कितना बड़ा ऑपरेशन होता है डॉक्टर साहब? क्योंकि मरीज को काफी डर लगता है कि नहीं हार्ट का ऑपरेशन हो रहा है, मैं तो मरने ही वाला हूँ, ऐसा डर रहता है हर पेशेंट को। तो आपके अनुसार ये कितना बड़ा ऑपरेशन होता है, इसके कैसे रिजल्ट हैं आपके हाथों में, और आप मरीजों को अगर आवश्यकता पड़ती है तो इसमें क्या राय देना चाहेंगे मरीजों को? इसमें जितना ब्लॉकेज आता है उस हिसाब से इलाज डिसाइड होता है। जैसे आपका हार्ट में जैसे 3 नाड़ी होती हैं, एक नाड़ी में ब्लॉकेज है, 2 में है या 3 में है, उस हिसाब से। और लीजन कैसा होता है उसकी बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक देखी जाती हैं। उसके बाद ये डिसाइड किया जाता है कि पेशेंट के लिए स्टेंटिंग बेटर रहेगा। और जैसे अगर मिनिमल रुकावट होती है, हल्की रुकावट है, अभी ब्लड फ्लो इतना लिमिटिंग नहीं है, तो उसको मेडिकल मैनेजमेंट पे लिया जाता है। और अगर उसमें डिजीज ज़्यादा है, स्टेनोसिस ज़्यादा है, पेशेंट को सिम्टम भी है, तो फिर उसमें स्टेंटिंग का प्लान किया जाता है और स्टेंटिंग की जाती है। और स्टेंटिंग एंजियोग्राफी से जैसा ही प्रोसेस है, एंजियोग्राफी में जैसे एक सिंपल तार डाल के चेक किया जाता है, वैसे ही तार से उसमें स्टेंट ले जाकर पेशेंट आराम से लेटा रहता है, बातचीत करता है, कोई बेहोश नहीं किया जाता है। आराम से बात करते करते पेशेंट को पता नहीं चलता है कि कब उसका ऑपरेशन हो जाता है। बस पेशेंट बोलता है हाँ मेरा हो गया, हो गया। बहुत बढ़िया। और पेशेंट के रेडियल यूजुअली हम रेडियल से करते हैं। 90% केसेस में रेडियल आर्टरी सफिशिएंट रहती है तो रेडियल से करते हैं। रेडियल से करने के बाद आदमी 10-15 मिनट बाद में भी आराम से बैठ सकता है, करवट ले सकता है, और 4-5 घंटे बाद तो वो चल भी सकता है। तो उसमें मोबिलिटी का इश्यू नहीं रहता। कुछ पेशेंट्स में होता है रेडियल आर्टरी कई बार थिन होती है या फिर हमें कुछ ज़्यादा डायमीटर की ज़रूरत होती है तो हम फीमोरल एक्सिस लेते हैं। फीमोरल एक्सिस यहाँ पैर जांघ की नस से किया जाता है। जांघ की नस से करते हैं, पेशेंट को कोई तकलीफ होती नहीं है। उसमें थोड़ा प्रिकॉशन ये रहता है कि ऑपरेशन करने के बाद में वो इमिडिएटली बैठ नहीं सकता है,
उसको 5-6 घंटे तक सुपाइन सीधा लेटे रहने की जरूरत होती है। इससे ज्यादा पेशेंट को ज्यादा डिस्कम्फर्ट नहीं होता है। और कैसे एंजियोप्लास्टी के बाद में कैसे परिणाम आते हैं डॉक्टर साहब? मरीज कितने दिन में ठीक हो जाता है? मरीज को कितने दिन दवाइयां लेनी पड़ती हैं? और क्या उसकी बाद के जीवन के अंदर कोई रेस्ट्रिक्शंस, कोई काम करने से रोकने वाली कोई इस तरह के इंस्ट्रक्शंस आप देते हैं उसको? एंजियोप्लास्टी करने के बाद पेशेंट कहने को विद इन 1 आवर में पेशेंट पूरा सिम्टम रिलीफ हो जाता है। पेशेंट एकदम पहले की तरह फाइन हो जाता है। बट थोड़ा बिकॉज क्योंकि उसको अटैक आया हुआ है, हार्ट डैमेज है, तो उसके रिकवरी में अप्रोक्सीमेट हम 24 घंटे का इंटरवल मानकर चलते हैं। तो पेशेंट को मिनिमम 24 घंटे तक हम ऑब्जर्वेशन में रखते हैं। अगर 24 घंटा में विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन रहता है तो हम नेक्स्ट डे पेशेंट को डिस्चार्ज कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं रहता है। वो अपना 1 हफ्ते में अपना रूटीन एक्टिविटी डेली सारा रिज्यूम कर लेता है और आफ्टर 2 वीक्स वो अपना जो भी जॉब पहले जो कर रहा था अपना जॉब ज्वाइन कर सकता है। और धीरे धीरे पेशेंट को जैसे उसका फिजिकल स्टेमिना, थोड़ा उसका मेंटल जो भी डिस्टरबेंस होता है सब क्लियर हो जाता है। 2 हफ्ते में पेशेंट एकदम पहले की तरह हो जाता है। और कुछ पेशेंट जैसे वो कोमॉर्बिड कंडीशंस उनकी रहती हैं कि पेशेंट पहले से कुछ डायबिटिक है तो उनको बाकी सब चीज़ों का पालन करना पड़ता है, उनका अपना शुगर वगैरह कंट्रोल करना पड़ता है। और मेडिसिन में जरूर अगर उसका एक बार स्टेंटिंग हुआ है तो मेडिसिन उनको रेगुलर लेना पड़ेगा, चाहे वो हाइपरटेंशन की बात हो चाहे आपका हार्ट अटैक की बात हो। मेडिसिन का रेगुलरिटी इज मस्ट, रेगुलरिटी होना चाहिए क्योंकि और स्टेंट लगता है तो उसमें आपको 12 महीने तक 1 साल तक तो आपको बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए मेडिसिन का अपना रूटीन, क्योंकि वो टाइम थोड़ा सा आपका बहुत अवेयरनेस वाला पीरियड रहता है, उसमें आपको अलर्ट रहना पड़ता है। उसके बाद आप एक नॉर्मल पर्सन की तरह मेडिसिन रेगुलर लेते रहो और फिर अपना सारा काम करते रहे पहले। तो क्या जीवन छलने डलने के बाद में, जैसे आप बता रहे हो स्टेंटिंग के बाद में किसी व्यक्ति का जीवन 100 साल का हो सकता है डॉक्टर साहब? हाँ, वो जो पहले की जैसे पहले उसका नॉर्मल लाइफ था उसके बाद भी वो वैसा ही नॉर्मल लाइफ रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं जीवन पड़ता वैसा ही है। रहेगा बस जैसा। मेडिसिन अपना रेगुलर लेते रहना है, बाकी पेशेंट को कभी एहसास नहीं होता। पेशेंट को तो स्टेंट लगा इतना टाइम बीत जाता है तो भूल भी जाता है कि मेरे स्टेंट लगा भी था, पता नहीं कभी ऑपरेशन हुआ था, अभी वो हेल्दी रहता है। बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब है कि इस एंजियोप्लास्टी बड़ा सिंपल प्रोसीजर है और मरीज को अगर ये हो भी जाता है, जैसे आपने बताया कि पेशेंट को हार्ट अटैक ना हो, उसको एंजियोप्लास्टी ना करानी पड़े, इसके सारे उपाय आपने बताए। परंतु यदि कराना भी पड़े तो यह बड़ा सामान्य प्रोसीजर है और इसके बाद के परिणाम बेहतरीन है, 100% है, जैसा आपने हमें डॉक्टर साहब बताया। डॉक्टर साहब, आजकल युवाओं के अंदर, यंगस्टर्स के अंदर सामान्यतः हम 50 साल से नीचे लोगों को यंग मानते हैं। यंग लोगों के अंदर हार्ट अटैक के केसेस काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं। तो हम आपसे यह रिक्वेस्ट करेंगे कि यंग लोगों के अंदर हार्ट अटैक कम हो, उसे रोका जा सके, क्योंकि 60-65 के बाद में हार्ट अटैक होता है, व्यक्ति अपनी लगभग सारी जिम्मेदारियां पूरी कर चुका होता है, पर 40 से 50 के बीच में जो हार्ट अटैक के केसेस अभी बढ़े हैं उसके कारण से पेशेंट्स की जो फैमिली है वो पूरी की पूरी डिस्टर्ब हो जाती है। तो हम आपके माध्यम से दर्शकों के लिए यह जानना चाहेंगे कि यंग लोगों के अंदर हार्ट अटैक को रोकने के क्या उपाय होने चाहिए, क्योंकि भाग दौड़, स्ट्रेस उनको जॉब में, बिजनेस के अंदर, खेतीबाड़ी के अंदर कम करना 40 से 50 के बीच में जरा मुश्किल है। तो आपके द्वारा ऐसे उपाय बताए जाएं जिससे उनको फायदा मिले, यंगस्टर्स को। इसमें जो चीजें अभी डिस्कस हुई हैं, मेन हार्ट अटैक के लिए क्या क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं, तो सारे रिस्क फैक्टर को हमें इवेलुएट करना चाहिए। कुछ रिस्क फैक्टर ऐसे हैं उनको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, जैसे अपना एज है, एज बढ़ती है, या फिर जैसे और कोई जेनेटिक अपना हिस्ट्री है, वो चीजें हम चेंज नहीं कर सकते। जो मॉडिफाइबल चीजें हैं जैसे अपना लाइफस्टाइल है, अपना हेल्दी लाइफस्टाइल रखें, अपना ईटिंग हैबिट्स हैं, हेल्दी डाइट होना चाहिए, अपना फास्ट और ये जो ऑयली फूड है ये सब मिनिमम इनटेक होना चाहिए,
और जैसे अभी क्या कि बिल्कुल नो किसी चीज के लिए नहीं होता, बट एवरीथिंग इन लिमिटेड अमाउंट्स इट शुड बी कंट्रोल्ड। और स्मोकिंग के लिए नो नो नो, नेवर। स्मोकिंग नील होना चाहिए, अल्कोहल लिमिट में और नो होना चाहिए। और डेली एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटीज मस्ट। सो एक यंग एडल्ट है, उनके लिए आपको हफ्ते में मिनिमम 5 दिन के लिए 40 से 45 मिनट तक का ब्रिस्क वॉक या एक्सरसाइज होना चाहिए। ये सब चीजें हैं कि हम इन सब चीजों को प्रिवेंट करने के लिए कर सकते हैं। इनके अलावा साल में एक बार अपना हेल्थ चेकअप जरूर करवाएं, अपना बीपी चेक करवाएं, अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल, शुगर लेवल, ये सब चेक करवाएं। क्योंकि ये चीजें जब कॉम्प्लिकेशन होता है तभी डायग्नोस होती हैं, इसलिए हमें चाहिए कि कॉम्प्लिकेशन से पहले ही इन चीजों का डिटेक्शन करना चाहिए। क्योंकि ऑलवेज बचाव ही बेहतर होता है उपचार से। तो बचाव में रहें, अपना प्राइमरी प्रिवेंशन करें, सारे रिस्क फैक्टर को इवेलुएट रखें। और जिस चीज का हमें कोई रिस्क फैक्टर है, जैसे पेशेंट अगर हाइपरटेंसिव है तो अपना ब्लड प्रेशर रेगुलर चेक करते रहें, मेडिसिन रेगुलर लें, ब्लड प्रेशर को अपना टारगेट लेवल में ही रखें। अगर कोई डायबिटिक है तो अपना ब्लड शुगर रेगुलर चेक करते रहें, ब्लड शुगर को मॉनिटर करें, मेडिसिन रेगुलर लें। और भी कोई कोमॉर्बिडिटी उनको है, जैसे ओबेसिटी है, अगर मोटापा है, ये सब चीजें हैं, तो इन सब को कंट्रोल में करना है। ये सब रिस्क फैक्टर में कंट्रोल करके हम हार्ट अटैक होने के उस इवेंट से काफी हद तक बच सकते हैं। पर डॉक्टर साहब, सामान्यतः ये देखा जाता है कि 40 से 50 के बीच की एज के अंदर पुरुषों के लिए यह संभव है कि वो हफ्ते में 5 दिन ब्रिस्क वॉक कर लें, खेल लें, कोई फिजिकल एक्टिविटी वो करें, योगा करें। पर 40 से 50 के बीच की महिलाएं जो है, उनके बच्चे छोटे होते हैं, सुबह उनको स्कूल भेजना पड़ता है, शाम को उनको जल्दी खाना देना है, बच्चों को पढ़ाना है, गृहिणियां हैं, बहुत सारी औरतें जॉब करती हैं, वर्किंग वीमेंस हैं। तो उनके लिए जो आपने बातें बताई हैं कि उनको वॉक करना चाहिए, उनको योगा करना चाहिए, वो संभवतया अपनी सोसाइटी के अंदर, शेखावाटी के अंदर ऐसा देखा जाता है, जरा मुश्किल है। तो महिलाओं के लिए, यंग फीमेल, मिडिल एज फीमेल्स के लिए डॉक्टर साहब आप कोई मैसेज ऐसा देना चाहें जो उनका समय बचाए और जिसको वो घर में आसानी से कर पाए और उसके माध्यम से अपने हार्ट को वो सुरक्षित रख पाए? इसमें देखिए, महिला होना एक वरदान है। और इस चीज को मैं इस प्रोस्पेक्ट में भी बोल सकता हूँ, जैसे हार्ट अटैक है या और भी कोई चीजें हैं। हार्ट अटैक के लिए जब तक मतलब जो औरत का जो भी फर्टिलिटी पीरियड जब तक रहता है, तो उसमें हार्ट अटैक के चांसेस बहुत कम होते हैं। ये उनका ऑलरेडी मतलब भगवान का वरदान है उनको, कि उस एज में उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन इस चीज को भी वही है कि 100% इम्यून लेकर नहीं चल सकते हैं उस उम्र में भी, और बहुत सारी प्रिकॉशंस लेने ही हैं। और खासकर एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि प्रेगनेंसी में काफी लोगों को जैसे बीपी बढ़ता है, जैसे प्री एक्लेम्पसिया, एक्लेम्पसिया के केसेस होते हैं। और जेस्टेशनल डायबिटीज, जैसे प्रेगनेंसी के टाइम में शुगर बढ़ जाता है, वो उनके लिए एक अलार्म, यू कैन से अलार्म मान सकते हैं उन चीजों को, कि अगर आपका प्रेगनेंसी में बीपी बढ़ा था, आपको पीआईएच हुआ था या एक्लेम्पसिया हुआ था, तो उस चीज को आपको आगे, क्योंकि चांसेस हैं कि अगर उस टाइम में आपको बीपी बढ़ा था तो हो सकता है आगे आपका रूटीन लाइफ में आप हाइपरटेंशन का पेशेंट बन सकते हैं। और उस टाइम में अगर आपका जैसे जेस्टेशनल डायबिटीज में आपका हुआ है, तो वो एक अलार्म पहले होता है कि आपको इस चीज का एक्स्ट्रा ध्यान रखना है। ब्लड शुगर आपको मॉनिटर करते रहना है, और हो सकता है आप डायबिटीज का दिक्कत हो जाए, इसलिए आपको पहले वो चीजें कंट्रोल करनी होती है। और ओवरऑल बोला जाए तो अगर आप हेल्थ का वैल्यू समझते हैं तो ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि आपके पास टाइम नहीं है, टाइम आपको निकालना ही पड़ता है उस चीज के लिए। तो जरूर हेल्थ वाले कॉन्शियस बनिए, और रेगुलर एक्सरसाइज और जो आपके लिए हेल्थ के लिए जो रिक्वायर्ड चीज है वो फर्स्ट है, उनके लिए आपको टाइम देना है और निकालना है। क्योंकि अभी 1 घंटा देना आगे 2 दिन देने से बेहतर है। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, आज के इस गुरु कृपा
हॉस्पिटल के हेल्थ एपिसोड के अंदर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी जी ने, जो कि शेखावाटी अंचल के अंदर जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट हैं, हजारों हजार एंजियोप्लास्टी और एंजियोग्राफी के ऑपरेशन ये कर चुके हैं, आज इन्होंने हमारे दर्शकों को जितने विस्तार से बेसिक से लेके एडवांसेस सारे बताए, कैसे ब्लड प्रेशर से बचा जाए, कैसे ब्लड प्रेशर के साथ साथ और मेडिकल कोमोर्बिडिटीज से हार्ट के ऊपर होने वाली परेशानियों को कम किया जाए, खास तौर से युवाओं का जो कि 30, 40, 50 की उम्र में आजकल हार्ट अटैक के केसेस बढ़ने लग गए हैं, उनके ऊपर भी डॉक्टर जितेंद्र ने विस्तार से बातें बताई। इसके साथ साथ इन्होंने जिस बात पे जोर दिया कार्डियक हेल्थ के लिए, वो ये है कि आप अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल रखिए, आपका खाना पीना अच्छा होना चाहिए, आप अपने ब्लड प्रेशर को ठीक रखिए, आप अपने स्ट्रेस लेवल को ठीक रखिए। डॉक्टर साहब ने जोर देके जो बात बताई वो स्मोकिंग के लिए खास थी। युवाओं को एक बार पुनः हम आह्वान करना चाहेंगे कि स्मोकिंग के लिए डॉक्टर साहब ने जैसा बिग नो कहा है, आप स्मोकिंग से दूर रहिए। इसके साथ साथ नींद का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, डॉक्टर साहब ने बताया। एडिक्वेट स्लीप होना बहुत जरूरी है, अपने वजन को कंट्रोल रखना चाहिए आपको। और महिलाओं के लिए डॉक्टर साहब ने खास बातें जो बताई वह भी स्वागत योग्य हैं और दर्शकों के लिए काफी इंफॉर्मेटिव है। डॉक्टर साहब, आपका गुरु कृपा हॉस्पिटल के इस पटल के ऊपर तहे दिल से आभार और धन्यवाद आपका कि आपने ये सारी इंफॉर्मेशंस हॉस्पिटल के दर्शकों के लिए बताई। शेखावाटी अंचल या राजस्थान अंचल के दर्शकों को कार्डियक हेल्थ के लिए डॉक्टर साहब हम चाहेंगे कि आप अपना एक संक्षिप्त मैसेज दोबारा से दें। सभी लोगों को अपना हेल्थ को एक प्रायोरिटी रखना है। अपना जीवन की जो भागम भाग है उसमें अपने हेल्थ को कहीं पीछे नहीं छोड़ना है। हेल्थ इज वेल्थ जो हम सुनते आए हैं, तो उसको अपने लाइफ में चरितार्थ करना है। हेल्थ को वेल्थ ही कंसिडर करके चलना है। इसलिए और दूसरी चीज, प्रिवेंशन इज बेटर देन ट्रीटमेंट। सो जब अपने दिक्कत हो उससे पहले ही मतलब अपने प्रिवेंशन पे ज्यादा जोर रखें। सो रेगुलर फॉलोअप जरूरी है। रेगुलर फॉलोअप करते रहिए और अपनी बॉडी की डिमांड सुनिए, बॉडी की आवाज सुनिए और अपना हेल्दी लाइफस्टाइल रहिए और मस्त रहिए।